हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। ये 10वीं के विज्ञान का तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। उसमें हमने आपको बताया है कि धातु और धातु क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे धातु अधातु की पहचान करेंगे, कौन धातु है कौन अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर जो धातु है और अधातु है पहचान मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप पहला पार्ट जाकर देख सकते हैं, जो आप नहीं जानते हैं कि धातु अधातु क्या होती है, कैसे क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया उसमें भौतिक गुण के आधार पर। अब आज हम पढ़ेंगे उसका रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है धातुओं का, वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या वायु के साथ अभिक्रिया भी दे देता है। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कह रहा है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। संगत धातु के ऑक्साइड बनाने का मतलब हुआ कि जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ कापर है, ऑक्सीजन है, ये कापर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कापर प्रयोग में है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है, तो यही इसी का ऑक्साइड बना है, यानी कॉपर ऑक्साइड बना है। इसका 29 परमाणु क्रमांक होता है। एल्यूमिनियम का 13 होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो वो संगत ऑक्साइड बनाएंगी, जिसे हम कहते हैं कॉपर। कोई भी कॉपर किया तो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी उसी का ऑक्साइड बनाएंगी। दूसरा क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। धातु के बहुत सारे गुण होंगे, जिसमें दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। तो कह रहा है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या सुने हम लोग कि जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है? लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस, यानी धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि सारी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि जब हमने क्या सोचा पढ़ा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इतनी बात समझ गए। जैसे यहाँ धातु का ऑक्साइड बन रहा था, इसमें और एक चीज बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो धातुएं जल में घुलनशील है, मतलब कि जो धातुएं जल में घुल जाती हैं, जो नहीं घुलती वो तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन जो धातुएं जल में घुल जाती हैं वे धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड। जो नहीं घुलती है वो ऑक्साइड बनाती है, या जो घुल जाती है वो हाइड्रोक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस को बनाती है, जैसे ये बना रहा है। अब नोट करने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या है कि सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। हमने क्या सुना कि कुछ धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया करके, यानी जो घुल जाती हैं, जो धातुएं जल में घुल जाती हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी भी हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दिए हैं। लेड, सीसा, पीबी, सीयू, कापर, ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एजी यानी चांदी, अर्जेंटम होता है, इसका और होता है सोना, एयू यानी सोना। ये धातुएं जो है जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। और हमने पढ़ा कि कुछ जो है धातुएं क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और कुछ धातुएं जो जल में घुलनशील होती हैं वे धातु ऑक्सीजन के जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं Fe क्या है? एक धातु है, H2O जल। Fe जब H2O के साथ क्रिया किया है तो Fe3O4 बनाया, इसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाया है। यानी ये धातु जल में घुलनशील नहीं है, तब क्या बनाया है? ऑक्साइड बनाया है। लोहा, आयरन को तो लोहा जल में घुलता नहीं है। ये घुलता नहीं है तो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाया है? ऑक्साइड बनाया। हमने यहाँ पढ़ा धातु का ऑक्साइड यानी आयरन का ऑक्साइड, आयरन धातु है, धातु का ऑक्साइड बनाया है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाया है। अब हम सोडियम को लेते हैं। ये 3 और 4 लिखा गया संतुलित करने के लिए। पहले चैप्टर में आपको बताया गया होगा संतुलित कैसे किया जाता है, जाके देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। सोडियम और H2O, ये क्या है? सोडियम धातु है, H2O जल है, लेकिन सोडियम जो है जल में घुल जाता है। सोडियम जल में क्या होता है? घुल जाता है। इसके गुण इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को कहते हैं कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये इसका गुण होता है। तो सोडियम जब जल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जल में घुल जाता है। हमने बताया कि जो धातु जल में घुल जाती है वो क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये ऊष्मा भी देता है। ठीक है, ये इसका दूसरा गुण था। तीसरा का है धातुओं का अम्ल से क्रिया।
कह रहा है कि धातुएं अम्ल से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये हमने दूसरे चैप्टर में अम्ल का रासायनिक गुण में पढ़ा था कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार अब धातु के रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम प्रोसेस है, सेम, बस बदल क्या गया कि धातु अम्ल के साथ क्रिया, वहां था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, क्योंकि वहां हम अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और यहाँ हम धातु के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। तो धातुओं का अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, Mg मैग्नीशियम यानी धातु है, HCl क्या है, अम्ल है, तो बन गया MgCl2 प्लस H2। अब देखिए जिंक, जिंक भी धातु है, HCl अम्ल है, ये दोनों क्रिया करके जिंक क्लोराइड यानी ये लवण है और H2 गैस है। अब कुछ बात इसमें है अपवाद, कुछ अपवाद यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो इनका नियम का पालन नहीं करती हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं, हमने पढ़ा कि सभी धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे अम्ल हैं नाइट्रिक, जिसमें से नाइट्रिक अम्ल जिससे धातु क्रिया करके H2 गैस नहीं देती है, लवण तो देगा लेकिन H2 गैस नहीं देगा। कौन सा अम्ल है, HNO3। इनसे धातुएं क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। दूसरा क्या है अपवाद, Cu, Ag और Au ये तीन ऐसी धातुएं हैं, कापर, सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो HCl से क्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती हैं। क्या पढ़ा हमने कि HCl से क्रिया करके H2 गैस नहीं बनाएंगे। कौन कौन, कापर, चांदी और सोना। कापर, चांदी और सोना ये तीनों धातु HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सक्रियता श्रेणी। क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी अगला टॉपिक है, सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं की एक सूची होती है, धातुओं का एक विवरण होता है जिसमें क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या है, जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखते हैं जैसे विभिन्न धातुओं द्वारा, या दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयनों से विस्थापित करने के आधार पर निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हमने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया, उसमें हमने आपको बताया है कि जब कोई क्रियाशील धातु, जो अधिक क्रियाशील धातु है, वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, हटा देता है और हटाकर उसका स्थान ले लेता है, यानी उसको विस्थापित कर देता है। इस आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम वाले को हटा देगा, जो कम वाला होगा वो अधिक वाले से हट जाएगा। इस आधार पर एक श्रेणी बनाई गई जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, Hg पारा है, Ag चांदी है और Au सोना है। ये क्या है, घटता हुआ क्रम है। देखिए सबसे अधिक सक्रिय कौन है, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, तो ये घटता हुआ क्रम रखा गया है। या मैंने लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, धातुओं की क्रियाशील, इसमें सबसे कम, इसका क्या हो सकते हैं, धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम, इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। होता है आज आप लोग समझ ही गए होंगे, सक्रियता श्रेणी मतलब कि घटता हुआ क्रम है किसका, धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्रम है। बढ़ते हुए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसमें रखें, घटते हुए क्रम, जैसे दर्शाया गया है कि सबसे अधिक वाला ऊपर, उसके बाद नीचे, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे, ये उसका क्रम है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो लवण है जिसमें अगर हम सोडियम को ले रहे हैं और इसमें से किसी और को ले रहे हैं, या पोटेशियम को ले रहे हैं, मैग्नीशियम को ले रहे हैं, तो पोटेशियम वाला मैग्नीशियम वाले को हटा देगा। ये होता है क्या, उसकी क्रियाशीलता। जैसे विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ चुका है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम वाले से उसकी क्रिया कराई जाती है तो उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस आधार पर करता है, जो इनमें आगे होगा वो पीछे वाले को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ये क्लियर है, क्योंकि वो सक्रिय, उसी के आधार पर इस सक्रियता श्रेणी को बनाया गया है। तो आपने सक्रियता श्रेणी समझ लिया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, धातु और अधातु की क्रिया। तो क्या होती है धातु और धातु की क्रिया, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे धातु और अधातु क्रिया करते हैं। पहला पार्ट जो देखा होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक यौगिक है MgCl2,
तो mg होता है उसका परमाणु क्रमांक 12। आपने आपको बोला था तत्व याद करने के लिए परमाणु क्रमांक होता है 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2। क्यों? क्योंकि हमने एक नंबर बताया था 2 8 18 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नील्स बोर के आधार से। और इसका होगा 17 का 2 8 7 8 2 10 7 17 हो गया। अब हमें पता है कि लास्ट वाले कोष के इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कौन धातु है कौन अधातु है। आपने 9th में पढ़ा होगा तो ऐसे भी पता कर लेंगे कि जब जब भी कोई यौगिक लिखा जाता है तो सबसे पहले जो तत्व लिखा होता है वो धातु ही होता है, उसके बाद वाला धातु होता है। ऐसे भी बता सकते हैं। अगर वैसे नहीं पता तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है कि लास्ट कोष में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु। लास्ट कोष में 5 6 और 7 हैं तो क्या है? अधातु है। लास्ट कोष में अगर 4 आता है तो उपधातु है। हमने आपको बता रखा है। लास्ट में 8 आएगा तो वो अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है, हमने बता रखा है आपको। तो 1 2 3 क्यों भाई धातु होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने आपको बताया अष्टक पूरा करना होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने का पूरा चक्रण होता है। केमिस्ट्री में जब कोई यौगिक बनता है तो 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करके ही बनता है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना होता है और 8 इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण करने में कोई भी परमाणु 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ना दे सकता है। बहुत से कंडीशन में दे सकता है, लेकिन तो कक्षा 10वीं में आप पढ़ रहे हैं, अभी तक आपके पूरे केमिस्ट्री में इतना कोई नहीं मिलेगा कि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन हम इतना इसलिए हम आपको ये कह सकते हैं कि 1 2 और 3, जब लास्ट कोर्स में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? धातु है। क्योंकि 4 से अधिक दे नहीं सकता, 4 से कम ले नहीं सकता। सॉरी, 4 से अगर उसके पास 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता और नहीं 4 से अधिक ले सकता है, 4 से कम ले सकता है। तो 1 2 3 है तो 1 है तो वो 7 अष्टक पूरा करना है। मैं बोला अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन से कोई देगा नहीं देगा, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। इसे 6 नहीं देगा, इसे 5 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 8 पूरा करना होता है। तो इसलिए ये दे देंगे। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो धातु कहलाते हैं। यहाँ देखिए अधातु वाले में 5 6 7, ये 5 6 7 देंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये 3 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, 1 ले लेगा, ये कहेंगे अधातु। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु। इसलिए धातु अधातु यहाँ पहचान में आ गया। अब क्या होता है कि इसके पास अधिक है, 2 अधिक है, क्योंकि ये 6 किसी से ले नहीं सकता तो 2 किसी को दे सकता है। इसके पास 7 है तो 7 किसी को दे नहीं सकता तो सोचेगा 1 किसी से ले ले। तो यहाँ Cl 2 है तो हमने 2 Cl को लिख दिया, 1 Mg है तो 1 Mg को लिख दिया। इसके पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को अधिक लिख दिया। और यहाँ 7 है इसके पास लास्ट कोष में तो 7 लिख दिया, मतलब लास्ट कोष के इलेक्ट्रॉन को लिखा गया है। तो यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ भी 7 लिख दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो 7 1 8 हो गया, इसका भी 7 1 8 हो गया। इसके पास अष्टक पिछले वाला कोष का पूरा हो गया। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? 2। तो इसलिए Mg पर 2 प्लस आयन है, देगा तो प्लस लगेगा, लेगा तो माइनस। और देखिए Cl कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लिया, तो 2 है। 2 क्लोरीन, इस 2 Cl का मतलब 2 क्लोरीन है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1। तो ये बन गया, इससे बना है MgCl2। और इसे कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक, क्योंकि आयन के हिसाब से बना है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके बना है। जब इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है तो आयन आ जाते हैं, चार्ज आते हैं, आवेश आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं आयन, आयनिक यौगिक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 देगा नहीं तो 1 इससे ले लेगा। तो देखिए 1 यहाँ इससे लिया तो सोडियम पे 1 प्लस आयन, क्लोरीन पे 1 माइनस आयन, दोनों मिलकर बन गया NaCl। इसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। क्या पढ़ेंगे? आयनिक यौगिक। देखो हम लोग अगला टॉपिक था आयनिक यौगिक, यानी आयनिक यौगिकों का गुणधर्म पढ़ेंगे। तो आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहले भौतिक अवस्था पढ़ते हैं। तो आयनिक यौगिकों का भौतिक गुण या भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? ठोस होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। दूसरा भंगुर प्रकृति, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है कि उस पर अगर चोट किया जाए, उस पर बल लगाया जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। तो लिखा गया है ये भंगुर प्रकृति के होते हैं क्योंकि बल लगाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तीसरा है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। तो लिखा गया गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ जैसे कुछ है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके गलनांक और क्वथनांक दिए गए। इसका 887, 1074, 1045, 48, 2850 ऐसे गलनांक और क्वथनांक दिया गया। आप देख सकते हैं केल्विन में है, क्योंकि ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। अगला है घुलनशीलता।
तो आयनिक यौगिक क्या होता है कि जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक का गुण क्या होता है? गुण होता है कि वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन वो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे क्या? मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, पेट्रोल, इनमें क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ये कार्बनिक विलायक होते हैं, इनमें होते हैं अघुलनशील। विद्युत चालकता हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कौन से? आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तो जब ठोस में होते हैं तो क्या होते हैं? वो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन जब उन्हें गलित अवस्था में किया जाता है, जब गलाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। तो धातु की प्राप्ति कहाँ से होती है? हम जानते हैं कि भूपर्पटी यानी जमीन, जो पृथ्वी है उसकी पहली वाली परत है, उसमें से धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। कुछ धातुएं समुद्र जल में पाई जाती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जितनी धातुएं हैं उनमें से अधिकांश धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाती हैं, लेकिन अधिकांश और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं खनिज क्या होता है। तो खनिज पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व या उनके यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी जो भी पृथ्वी के पहली सतह या परत में पाई जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब अयस्क, खनिज का ही पार्ट है अयस्क, लेकिन खनिज ऐसा चीज है जो जिसमें से हम धातुओं को आसानी से, सुविधा से, कम लागत में और ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। तो लिखा गया है कि जिनसे धातुएं आसानी से, कम लागत में तथा अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जितने अयस्क हैं वो खनिज का ही भाग है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि खनिज में ऐसी भी चीज आती है कि बहुत मेहनत करने के बाद धातुएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हें हम खनिज नहीं कह सकते। खनिज अयस्क का मतलब, अयस्क नहीं कह सकते, क्योंकि अयस्क का मतलब क्या हुआ कि जिनसे आसानी से धातुओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। तो इसीलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम यहाँ हमने दिए हैं, जैसे यूरेनियम का अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। क्या है? पिच ब्लेंड। कापर के अयस्क का नाम है कापर पायराइट और कापर ग्लांस। जिंक के अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बताइए, तो बॉक्साइट। मरकरी का नाम है सिनेबार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोहा जो आयरन होता है उसका नाम है हेमेटाइट। इसका अयस्क का क्या नाम है? हेमेटाइट। इनका इसका मतलब हुआ कि इनसे जो है वो इन धातुओं का निष्कर्षण आसानी से, सरलता से, कम लागत में और कम खर्चे में किया जा सकता है, इसलिए क्या कह रहे हैं? अयस्क कहला रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। क्या है? धातुओं का निष्कर्षण। पार्ट 3 यानी भाग 3 में हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नहीं आ रहा है वो हमें बताइए कमेंट में कि कैसे पढ़ाना है या क्या गलती है, इन चीज़ों के बारे में बताइए, ताकि आप लोगों को इसको सुधार कर अगले वीडियो में पढ़ाया जा सके। धन्यवाद।